आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। लास्ट वीडियो में हमने आइडियल सॉल्यूशन को पढ़ा था, तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाकर रिवाइज कर देता हूं कि आइडियल सॉल्यूशन का क्या मतलब है। तो हम लोग आज थोड़ा सा एक बार क्या देख लेते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशंस क्यों? क्योंकि आइडियल सॉल्यूशंस के बिहाफ पर ही हम किसको पढ़ने वाले हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को पढ़ने वाले हैं। तो आइडियल सॉल्यूशंस की जानकारी होगी तभी तो पढ़ पाएंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होंगे। तो आइडियल सॉल्यूशंस को थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए और देखिए, लास्ट वीडियो पढ़ा था आप लोगों ने कि आइडियल सॉल्यूशंस में सबसे पहली बात क्या थी कि ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ये राउल्ट लॉ को हर स्थिति में फॉलो करते हैं, है ना। तो ओबे द राउल्ट लॉ, ओबे द राउल्ट लॉ इन इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। याद है ना, इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ये पहला पॉइंट था कि ये जो भी आइडियल सॉल्यूशंस होंगे या वो सॉल्यूशंस आइडियल होंगे जो राउल्ट लॉ को हर स्थिति में फॉलो करते हैं। क्लियर होगी बात? यानी कि कंसंट्रेशन की रेंज चाहे कुछ भी हो वो उसको फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट अपन अगर समझे तो देखिए, राउल्ट लॉ जो है उसमें प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपको याद होगा कि जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उनके पार्शियल प्रेशर को ऐड कर दीजिए, पी ए प्लस पी बी डैश डैश डैश। अगर सी कंपोनेंट होगा तो पी सी भी जोड़ देंगे ना, डी कंपोनेंट होगा तो उसका भी पार्शियल प्रेशर ऐड कर देंगे। और पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होता है? पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। याद आ रहा है ना? तो यहां हम लिख सकते थे पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी डैश डैश। का मतलब अगर मान लीजिए, तो हाँ, तो हमने ये माना है, हमने एज्यूम किया है कि जो सॉल्यूशन है उसमें दो ही कंपोनेंट है। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट, अगर सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट हो गए तो तीसरे का भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर होता है। क्लियर होगी बात? और यहां अगर सॉल्यूशन आइडियल है तो उसका पी ऑब्जर्व्ड जो होगा, यानी कि प्रैक्टिकली जो वैल्यू निकालेंगे वो पी राउल्ट के इक्वल आएगी। ये समझ लो आप। ठीक है, यानी कि प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड वैल्यू किसी भी सॉल्यूशंस के लिए वेपर प्रेशर की राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू आ रही है उसकी इक्वल आए तो हम समझ सकते हैं दिस इज द आइडियल सॉल्यूशंस। यानी कि आप राउल्ट लॉ से तो निकाल रही हो, इस तरीके से निकाल रहे हो ना, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ कि ये वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, और प्रैक्टिकली आप किसी दूसरे मेथड से कैलकुलेट कर रहे हो तो भी वैल्यू इतनी ही आ रही है, तो दैट टाइम इट इज अ आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, और सीधे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि साहब वेपर प्रेशर ये आएगा, ऐसे निकाल लीजिए थ्योरेटिकली, तो वो थ्योरेटिकल वैल्यू जो होगी वो एक्यूरेट ही आएगी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होने वाला। तीसरा जो पॉइंट हमने पढ़ा था वो था डेल बी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो ना तो इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है। समझ में आई बात? इसको आप यूं समझ सकते हो कि अगर 20+30 मिक्स किया है, यानी 20+30 का मतलब 20 सॉल्यूट 30 सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन हो जाएगा 50 ml। समझ में आ रही क्या बात? तो ना तो वॉल्यूम यहाँ इंक्रीज हो रहा है ना ही वॉल्यूम यहाँ डिक्रीज हो रहा है, तो जो चेंज इन वॉल्यूम है वो जीरो होगा। अगर आपने 10+90 का मिक्सचर तैयार किया, 10+90 तो 100 ml ही बनेगा। फोर्थ पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, वो था डेल एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ना तो एनर्जी रिलीज हो रही है ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो रही है। तो एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, ये दो टाइप की प्रोसेस होती है। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब्ड होती है और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, पर यहाँ ये दोनों ही केस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ डेल एच मिक्सिंग जीरो है, इसका मतलब ना तो एनर्जी रिलीज हो रही है और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो रही है, ना कंटेनर हॉट हो रहा है ना कंटेनर कूल हो रहा है। ठीक है, और पांचवा जो पॉइंट पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था, ए बी अट्रैक्शन इक्वल टू ए एंड बी बी अट्रैक्शन। ए बी का मतलब हो गया सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच जो इंटरेक्शन फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच जो भी इंटरेक्शन फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अट्रैक्शन फोर्सेस के ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट इक्वल है।
क्लियर होगी बात। ये आइडियल सॉल्यूशंस के लिए कंडीशंस हमने पढ़ ली थी। आज हम आइडियल सॉल्यूशन से क्या पढ़ने वाले हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये तो हमने समराइज कर लिया, थोड़ा सा एक बार पीछे का रिवाइज कर लिया। चलिए, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की पहली कंडीशंस देखिए, इसी के बिहाफ पे पढ़ेंगे। किन सॉल्यूशंस को हम कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे द राउल्ट लॉ। ये ओबे द राउल्ट लॉ, तो यहां हम क्या कह देंगे, डू नॉट ओबे द राउल्ट्स लॉ। ठीक है, इन एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। हो सकता है थोड़ा बहुत कभी कर जाए, पर हर कंसंट्रेशन पे ऐसा नहीं करने वाला। इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, पहला पॉइंट आसान हो गया। जो भी सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है वो कैसा हो गया, वो आपके लिए आइडियल सॉल्यूशन हो गया। और जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता वो आपके लिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया। इसका मतलब यहां जो पी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, समझना बात को ध्यान से, वो पी थ्योरेटिकल के इक्वल नहीं आ रही। पी थ्योरेटिकल से मेरा मतलब पी राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि आप अगर एक सॉल्यूशन लेते हो जो कि नॉन आइडियल है, यूं समझिए आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आप दो मेथड से कैलकुलेट करते हो। समझना बात को ध्यान से, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आप दो मेथड से कैलकुलेट करते हो। एक तो राउल्ट्स लॉ से जो थ्योरेटिकल है वो लगाकर करते हो, और एक कोई एक्सपेरिमेंटल मेथड से करते हो। तो दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही। अगर सेम आती तब तो हम क्या बोलते, दिस इज द आइडियल सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हो गया, अगर सेम नहीं आ रही तो अपन ये कह सकते हैं कि जो पी सॉल्यूशन है जो आप थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर रहे हो या प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर रहे हो, वो इक्वल नहीं आ रहा किसके, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। और राउल्ट लॉ कैसे निकालते हैं, राउल्ट लॉ से प्रेशर इतना आना चाहिए था ना, पी बी नोट एक्स बी डैश डैश का मतलब अगर आगे कंपोनेंट होता तो वो भी लिख देते। तो एक तरीके से ये तो है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, यूं समझिए, और ये है आपकी राउल्ट्स लॉ से निकाली गई वैल्यू। तो ये जो राउल्ट लॉ से निकाली गई वैल्यू है ये ऑब्जर्व वैल्यू के इक्वल नहीं आ रही, तो यहां ये बात होगी। जबकि यहां हम क्या कह रहे हैं, पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पर यहां ऐसा नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। अच्छा, एक बात और समझना, देखिए थोड़ा सा, ये इसके इक्वल नहीं आ रही, इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि नॉर्मली आप पी ए निकालते हो तो क्या होता है राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग, पी ए नॉट अक्स, ये अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ है ना, ऐसा होना चाहिए। नॉन आइडियल में इक्वल नहीं होगा। पी बी क्या होना चाहिए था, इक्वल टू पी बी नॉट अक्स पी, इसके इक्वल आना चाहिए। कब, किसके अकॉर्डिंग, राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग। पर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस तो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते, तो ये वैल्यू इक्वल नहीं आ रही। जब ये वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है तो पी एस क्या होता है, पी ए प्लस पी बी। अब पी ए प्लस पी बी जो है वो तो सही है, पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। फिर पी ए प्लस पी बी के इक्वल क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि पी ए इज नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स और पी बी इज नॉट इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। तो ये यहाँ राउल्ट लॉ अप्लाई ही नहीं हो रहा। जब राउल्ट लॉ अप्लाई नहीं हो रहा तो वेपर प्रेशर राउल्ट लॉ के द्वारा डिटरमाइन प्रेशर के इक्वल कैसे हो सकता है। तो याद रखना, यह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू अलग अलग है। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए आप जो वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हो बाय द थ्योरेटिकल प्रोसेस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, दैट इज नॉट इक्वल टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, तो ये तीन बातें अपने को समझनी थी। फोर्थ पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखते हैं, चेंज इन वॉल्यूम डेल बी मिक्सिंग, है ना, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन सॉल्यूशन जो भी है वो नॉट इक्वल टू जीरो, ध्यान रखना। जबकि आइडियल में हमने इसको क्या कहा था, जीरो। जीरो नहीं होने का मतलब साफ है, क्या हो सकता है, वॉल्यूम शुड बी इंक्रीज और डिक्रीज, या तो घटेगा या बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो डेल बी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये है कि अगर आप सपोज करते अपन कि मैंने एक मिक्सर तैयार किया 90 प्लस 10 का, 90 प्लस 10 का, तो यहां आप सोच रहे हो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 होना चाहिए, पर चूंकि ये डेल बी जीरो नहीं है, या इसका मतलब डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जीरो नहीं होने का मतलब डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो या तो वैल्यू क्या होगी, अबाउ द 100 या बिलो द 100, समझ में आएगी बात। तो वॉल्यूम या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। जैसे सपोज करिए कि वैल्यू हो गई 105, तो डेल बी कितना हो गया, डेल बी याद है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, 90 प्लस 10, तब तो ये वैल्यू आ रही है +5, इंक्रीज हो गया। और सपोज कर लिए 95 हो जाए, उस केस में क्या होता कि 95 माइनस वही 90 प्लस 10, तब ये आती -5, यानी कि डिक्रीज हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है
कि यहां क्या होने वाला है, या तो वॉल्यूम यहां बढ़ेगा या वॉल्यूम घटेगा, पर वॉल्यूम चेंज जीरो नहीं हो सकता। तो याद रखना कि जो भी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होता है या तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है या उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज और डिक्रीज, या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। यानी कि अगला आपको कहे कि एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाना है, और बनाना क्या, वो बनता है किससे, 10 + 90 से, 10 ml सोल्यूट 90 ml सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूशन नॉन आइडियल है तो वो 100 ml नहीं बनेगा। 100 ml बनने का मतलब तो डेल भी जीरो हो गया, चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया, और उस केस को तो आप आइडियल कहते हो। यहाँ चेंज इन वॉल्यूम जीरो नहीं है, इसका मतलब या तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा या वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है डेल एच, एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज जो है वो भी जीरो नहीं है, इसका मतलब या तो ये डेल एच पॉजिटिव होगा या ये डेल एच नेगेटिव होगा, क्योंकि जीरो तो है नहीं। जीरो नहीं होने का मतलब क्या हो गया, जीरो नहीं है, या तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव है और नीचे की ओर आएंगे तो नेगेटिव है। तो इसका मतलब दो घटनाएं हो सकती है। यहां देखो, इफ, समझना ध्यान से, डेल एच इक्वल टू पॉजिटिव, तब तो ये है एंडोथर्मिक, यानी कि हीट एब्जॉर्ब्ड होगी। और अगर मैं कहूं डेल एच आ गया नेगेटिव, समझना बात को ध्यान से, तो ये हो गया एक्जोथर्मिक, और उस केस में हीट रिलीज होगी। ठीक है, तो दो घटनाएं यहां हो सकती है, पर डेल एच जीरो नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, चाहे एनर्जी रिलीज हो चाहे एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो रही है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। पता कैसे चलेगा कि एंडोथर्मिक है कि एक्जोथर्मिक? देखिए, आपने सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर दिया, सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाएंगे, तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट जैसे ही आपने डिजोल्व किए, जो आपका कंटेनर है वो कूल हो रहा है। ठीक है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और अगर कंटेनर हीट निकलने की वजह से हॉट हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो कैसी प्रोसेस है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये 5 बड़ी बातें निकल के आई। अभी एक 5वीं बात अपन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट वो है कि अभी आपने क्या कहा था, आइडियल सॉल्यूशंस के लिए आपने क्या कहा था कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो इक्वल होती है किसके, सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन फोर्सेस की। करेक्ट है, पर यहां ऐसा नहीं है, यहां इक्वल नहीं है। या तो सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्सेस का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, या फिर डिक्रीज हो जाएंगे। यानी कि कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है, तभी तो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होने वाली है। तो ये 5 बड़ी बातें निकल के आ गई, किसके लिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। क्लियर हो गया? एक बार ध्यान दीजिए, ज्यादा टिपिकल वर्क नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, हु इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे द राउल्ट्स लॉ। पहला बिंदु, जब कोई सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता तो उसके लिए कैलकुलेटेड प्रेशर राउल्ट लॉ के द्वारा डिटरमाइंड प्रेशर से कम या ज्यादा होगा, यानी कि इक्वल नहीं होगा। तो फॉर द नॉन आइडियल सॉल्यूशन, vapor pressure of solution is not equal to the vapor pressure of solution determined by Raoult's law. तो P observed is not equal to P theoretical, means calculated value is not equal to value determined by Raoult's law. तो ये calculated value जो है ये value determined by Raoult law के इक्वल नहीं आ रही। तीसरी बात, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिलाने पर जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम या तो उन दोनों के एडिशन से ज्यादा हो जाएगा या उससे कम हो जाएगा। यानी कि आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, बट नॉट बिकम्स इक्वल टू सम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट वॉल्यूम। ठीक है ना? तो अगर 10 + 90 को मिक्स करेंगे तो 100 ml सॉल्यूशन नहीं बनेगा, यानी कि उन दोनों के सम के इक्वल नहीं बनेगा, उससे या तो ज्यादा होगा या कम हो जाएगा। तो डेल बी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि वॉल्यूम या तो बढ़ने वाला है या घटने वाला है। फिर आते हैं अपन एंथैल्पी चेंज, तो वो भी जीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को जब भी आप मिलाएंगे, सोल्यूट को सॉल्वेंट में जब भी आप मिक्स करेंगे, तो उस केस में या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, यानी कि डेल एच या तो पॉजिटिव होगा या डेल एच नेगेटिव होगा।
बट डेल इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये स्पष्ट तौर पे समझ लें, क्लियरली माइंडसेट में बिठा लें कि जब भी मैं सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व करता हूं, नॉन आइडियल के केस में सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व करने पर क्या होने वाला है, या तो हीट रिलीज होगी, पता किससे चलेगा, हीट रिलीज होने पर आपका कंटेनर गर्म हो गया और हीट एब्जॉर्ब होने पर आपका कंटेनर ठंडा हो गया। पर इस दोनों केस में डेल एस का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। और फाइनली सोल्यूट के बीच जो अट्रैक्शन फोर्सेस है और सोल्वेंट के बीच जो अट्रैक्शन फोर्सेस है, उनका स्ट्रेंथ सोल्वेंट अट्रैक्शन फोर्सेस के इक्वल नहीं है। सोल्वेंट यानी कि मिलाने के बाद जो अट्रैक्शन फोर्सेस जो नए बने हैं उसके इक्वल नहीं है, या तो उससे हैवी है या उससे वीक है। क्लियर होगी बात, कोई कंफ्यूजन किसी को शायद नहीं होगा, आ रही के बात समझ में। अब यहां एक बात ध्यान देना है कि डेल बी के संदर्भ में भी दो बातें हो सकती है, डेल बी पॉजिटिव या फिर डेल बी नेगेटिव। हो सकता है ना ऐसा कि वॉल्यूम बढ़ जाए तो डेल बी पॉजिटिव आएगा, वॉल्यूम कम हो जाए तो डेल बी नेगेटिव आएगा। ठीक वैसे दो बातें यहां निकल के आई कि डेल एच की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो सकती है अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है, नेगेटिव हो सकती है अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिलीज्ड हो रही। आ रही ना, यही दो बातें यहां भी हो सकती है। कैसे दो बातें, देखो, कैलकुलेटेड वैल्यू बिकम्स ग्रेटर देन राउल्ट्स लॉ, यूं समझ लो। एक बार शॉर्टर टर्म में समझ लें अपन आगे, राउल्ट लॉ के द्वारा डिटरमाइंड वैल्यू से, यानी कि इस वैल्यू से ज्यादा आए या फिर हो सकता है कि इस वैल्यू से कम आए। तो ये हो सकता है ना, कैलकुलेटेड वैल्यू जो है ना आपकी एक्सपेरिमेंटली, वो या तो ग्रेटर हो सकती है एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल वैल्यू, राउल्ट लॉ वैल्यू, या उससे लोअर हो सकती है। तो हर जगह आप क्या देख रहे हो, ये भी सेम बात है कि या तो इंक्रीज यानी कि पॉजिटिव हो सकते हैं, यानी डिक्रीज यानी कि कम हो सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब है वो समझिए। क्या नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को इसके बिहाफ पर फिर से दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं ना हम लोग। एक वो सॉल्यूशंस, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जहां डेल बी पॉजिटिव हो, डेल एच पॉजिटिव हो, तो उनको तो कह देंगे पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और एक वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिनके लिए डेल बी नेगेटिव हो, डेल एच नेगेटिव हो, उनको क्या बोल देंगे, नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कहने का मतलब साफ है कि अगर ऑब्जर्व्ड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ गया, राउल्ट लॉ के द्वारा डिटरमाइंड वैल्यू से ज्यादा आ रहा है, तो उस केस को तो हम बोलेंगे पॉजिटिव नॉन आइडियल। और अगर वो कम आ रहा है तो हम बोलेंगे नेगेटिव नॉन आइडियल। वो अपने अगले वाले वीडियो में पढ़ने वाले। फिलहाल आपने ये समझ लिया ना अच्छे से कि नॉन आइडियल का मतलब क्या है। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते, उनके लिए एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर राउल्ट लॉ के द्वारा डिटरमाइंड वेपर प्रेशर के इक्वल नहीं आएगा, उनके लिए डेल बी जो है चेंज इन वॉल्यूम है वो 0 नहीं हो सकता, या तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। डेल एच की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, यानी कि एंथैल्पी चेंज 0 नहीं, इसका मतलब या तो एनर्जी रिलीज हो रही है या एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो रही है। ठीक है। और ए बी अट्रैक्शन फोर्सेज, यानी कि अट्रैक्शन फोर्सेज बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इज नॉट इक्वल टू द सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। क्लियर होगी बात। अब आते कुछ एग्जांपल्स पे, तो नॉन आइडियल्स के कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, जैसे देखिए एथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन। पर आज एक बात ध्यान रखना कि आइडियल सॉल्यूशंस में इजी था एग्जांपल याद करना। क्यों? क्योंकि बड़ा आसानी से आपने क्या कह दिया था उस समय कि सिमिलर प्रॉपर्टीज रखने वाले या सिमिलर स्ट्रक्चर्स रखने वाले दो कंपोनेंट को मिक्स करने पर आइडियल सॉल्यूशंस बना रही थी। तो याद हो गया, मेथनॉल एथेनॉल दोनों एल्कोहल थे, एथिल ब्रोमाइड मेथिल ब्रोमाइड दोनों हैलाइड्स थे, इस तरीके से। ठीक है, क्लोरोफॉर्म प्लस कार्बन डाइसल्फाइड मान लीजिए ये मिक्सर हो सकता है। फिर अपन बात करें अगर और एग्जांपल्स की, तो एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म हो सकता है। ठीक है ना, HCl प्लस वाटर हो सकता है। कहने के मतलब बहुत सारे आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये आज हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को पढ़ लिया। अगले वीडियो में हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को पढ़ने वाले हैं, पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को और नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को। ठीक है, तो ये टॉपिक क्लियर हो गया आपके माइंड में। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें हम किसको पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन।